नमस्कार। सुबह सुबह के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात यात्रा का दूसरा दिन। सोमनाथ में शौर्य यात्रा में लेंगे भाग, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में दिए गए बलिदानों का प्रतीक का है ये पर्व। पीएम मोदी आज राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। स्थानीय उद्योग को सशक्त बनाना है सम्मेलन का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों पर व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जगत गुरु रामानुजाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में विपक्ष पर निशाना साधा। धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शहर की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। और उत्तर मध्य रेलवे ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में सफलता प्राप्त की। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और सत्येंद्र कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड प्राप्त की, जो नेटवर्क की उत्कृष्टता को मान्यता देती है। चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम मोदी नाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के दिव्य जाप में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में एक ढोल शो का भी अवलोकन किया। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने हजारों का जन समूह। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भवे भवे नाति भवे भोष्मान आशीर्वाद लिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। उसके बाद शामिल हुए 72 घंटे चलने वाले प्रणव अक्षर ओमकार मंत्र के जाप समापन में। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देखा ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ महादेव की महिमा को। सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के महात्मा को। इस शो के जरिए दिखाया गया कि कैसे आतिताइयों ने देश की परंपरा, देश के गर्व और देश की आत्मा को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। लेकिन ये महादेव हैं जिनका ना आदि है ना अंत। यह भारत भूमि उनके आस्थावानों के अटूट श्रद्धा से रची बसी है। ये न रुकने वाले हैं न झुकने वाले। सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। यह हमारी परंपरा का जीवंत जय घोष है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विकसित भारतीय युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री देश भर से आए युवाओं से मिले। रक्षा मंत्री ने युवाओं से सीधा संवाद भी स्थापित किया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। युवाओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने गहन और प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, चाहे हम किसी भी प्रांत या क्षेत्र में हों, हमारे अंदर राष्ट्र और राष्ट्रीयता का मजबूत भाव जरूर होना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर हम जीवन में हर संभव लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नेतृत्व क्षमता और जुनून का होना अत्यंत आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में महान केवल पद के कारण नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों के कारण महान बनता है। दार्शनिक दृष्टि से राज्यों का विभाजन हुआ है। हम चाहे कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हों, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत माता की पूजा करते हैं। यह भाव बराबर हम सबके चित्त में रहना चाहिए। लेकिन यहां पहुंचे हम कोई बड़े हो गए हैं ऐसा मत मानना। कोई व्यक्ति अपने जीवन में पद के कारण बड़ा नहीं होता, पद के कारण उसका कद बड़ा नहीं होता। मनुष्य का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, उसके कामों के कारण बड़ा होता है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचकर निर्माणाधीन स्थायी भवन का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं मानकानुसार पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माघ मेले में संगम में स्नान किया और प्रमुख स्नान पर्वों पर व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में विपक्ष पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने आखिरकार क्या कुछ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव पर आयोजित समारोह से आया। शनिवार सुबह प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले माघ मेले में संगम पर स्नान किया। सीएम ने माघ मेला 2026 के दौरे के दौरान संगम नोज पर गंगा नदी में पूजा अर्चना की। साथ ही मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या सहित प्रमुख स्नान पर्वों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन के बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है, लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में रोजाना 10 लाख के आसपास श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी संगम की रेती पर साधु संत, अखाड़े और कल्पवासी डेरा जमाए हैं।
माघ मेला विदेशियों को भी खूब लुभा रहा है। विदेशी श्रद्धालु भी संगम पहुंच रहे हैं। श्री नाभा पीठ सुदामा कोटी में जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज के 726वें जयंती महोत्सव तथा सुदामा कोटी के संस्थापक महंत सुदामा दास महाराज के श्री धाम वृंदावन आगमन का शताब्दी महोत्सव आयोजित होगा। नाभा पीठाधीश्वर महंत महाराज ने बताया कि महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुख रूप से शामिल होंगे। महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा, यमुना पूजन और जल होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। सहित देश भर के शंकराचार्य और संत महापुरुष भी महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। श्री सुदामा दास महाराज का वृंदावन आगमन के शताब्दी उत्सव 10 जनवरी से 20 जनवरी तक मनाया जा रहा है 2026 में, और यह स्वर्णिम पल है, स्वर्णिम शुभ अवसर है। समस्त सनातनी पधारे हैं। अनेक के संत महापुरुष शंकराचार्य परम पूज्य श्री जगत गुरु महामलेश्वर द्वाराचार्य सभी समस्त क्षेत्र के महापुरुष यहाँ पधारेंगे। हम सब सनातन एकजुट कैसे हों। श्री राम महायज्ञ भी 109 कुंड का प्रारंभ होगा 11 तारीख से। कानपुर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना अधिनियम 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि ये योजना किसानों और मजदूरों के हित में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विरोधी दलों द्वारा इस योजना का गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों का जिक्र भी किया और कहा कि जी राम जी कानून मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। उन्होंने इसे किसानों और मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम बताया। हम सब जानते हैं 100 दिन का रोजगार मिले और वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, कोई गारंटी न मिले, भुगतान यदि देर से मिले तो उस पर कोई जुर्माना न लगे। इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जी राम जी बिल लाने का काम किए हैं। इस बिल के माध्यम से जो 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, उसको बढ़ाकर के 125 दिन की कर दी गई। प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजना एवं आजमगढ़ जनपद के प्रभारी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भाजपा कार्यालय पर विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान पर प्रेस वार्ता की। मंत्री ने कहा कि बापूजी के सपनों का हिंदुस्तान बन रहा है और मोदी सरकार ने श्री राम के नाम पर ये योजना शुरू की है, जिसे विपक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये योजना अगले 6 महीने में भारत को सामाजिक सुरक्षा में दुनिया में पहले स्थान पर ले आएगी। मंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से ग्राम पंचायतों को कार्य योजना बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाएगा। कि देश की जनता की जो जनभावना है उसका आदर करते हैं और समयानुकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत देश और दुनिया के अंदर हमारे श्रमिकों का सम्मान बढ़े, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। इस लिहाज से ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। आप कल्पना करिए कि पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या होगी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों की। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात यह अधिनियम कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद बरेली पहुंचे और दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात भी की और संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि श्याम बिहारी लाल का निधन पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का गत 3 जनवरी को आकस्मिक निधन हो गया था। वे फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दूसरी बार विधायक बने थे। उनकी तबीयत बरेली सर्किट हाउस में बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने वहां अंतिम सांस ली। वे शैक्षणिक जगत में एक अलग पहचान रखते थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े थे। श्याम बिहारी जी का बहुत ही लगाव रहा व्यक्तिगत रूप से मेरे, क्योंकि जब मैं विधान परिषद में था तो मैं देखता था श्याम बिहारी जी का सदन में, और वो क्षेत्रीय जनता से लगातार जुड़ाव, पूरे बरेली फरीदपुर में उनका विकास के कार्यों के लिए हमेशा प्रतिबद्धता, और एक बहुत ही संयम और मैं कहता हूँ उदार दिल के, जिनको जनता से बहुत प्रेम था और कार्य करते थे उसी दिशा में। आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और बड़े संकट और परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। बहुत दुख की बात है कि आज वो ऐसी इतनी कम उम्र में हमारे बीच में नहीं। कोंडा में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विकसित भाई रामजी योजना की जानकारी दी गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों में 100 दिन का कार्य दिया जाता था, लेकिन अब योजना के तहत श्रमिकों को 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी और साथ ही समय पर भुगतान भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से गाँव में सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास भी होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होंगे और लोग बाहर मजदूरी करने के बजाय अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त करेंगे। इस तरीके से देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने इस देश में गरीब मजदूरों को, जो कई दशकों से उनका शोषण होता रहा है, उनका जो मौलिक अधिकार था जिससे वो वंचित रहते थे, ऐसे तमाम किसान मजदूर को रोजगार मुहैया करने के लिए जो बीबी राम जी अधिनियम लाया गया पार्लियामेंट में पास करा करके, जिसको लेकर के जबकि पूरे देश की जनता, देश का जो मजदूर वर्ग है, कमेरा वर्ग है, ये सारे लोग इस अधिनियम से पूरी तरीके से खुश हैं कि पहले जो 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, हमारी सरकार ने उसे 125 दिन बढ़ा के कर दिया है, और उसमें भी 60 दिन वह काम है जो खेत में बुआई कटाई का काम होता है, उसको भी निश्चित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने एक दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद गंगा के पांचाल तट पर पहुंचकर माघ मेला रामनगरिया परिसर में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री जयवीर सिंह ने मेला क्षेत्र में बनाए गए कथा पंडाल का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने गंगा तट पर लगे मेला रामनगरिया के दर्शन को अभूतपूर्व बताया कि इस वर्ष से प्रदेश सरकार ने माघ मेले को सरकारी मेले की मान्यता दी है। इसके बाद पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उत्तर मध्य रेलवे ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में सफलता प्राप्त की है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और पीसीएसटीई सत्येंद्र कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से 2 प्रतिष्ठित दक्षता शील्ड, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड प्राप्त की है। इस पुरस्कार ने नेटवर्क में उच्च सुरक्षा मानकों और संचार तकनीक की उत्कृष्टता को मान्यता दी है। समारोह में 5 कर्मचारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार जो उनकी पेशेवर संस्कृति और उत्कृष्टता का प्रतीक है।
कभी भी जो पुरस्कार दिया जाता है वो जिन लोगों ने बेहतर कार्य किया है उनका तो सम्मान, उनके कार्य का, उनके जो अनुशासन रहा, उनकी जो दक्षता रही, उसका एक सम्मान तो है ही है। साथ ही साथ ये सारे लोगों को प्रोत्साहित करता है कि अगर आप बेहतर कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। माननीय रेल मंत्री के स्तर पर इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होना और खासकर उत्तर मध्य रेलवे के 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी संख्या है। निश्चित रूप से उत्तर मध्य रेलवे ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है और हमारे जो बाकी साथी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी में इसको लेकर उत्साह है और एक बेहतर माहौल बनता है, एक बेहतर मोटिवेशन रहता है। बाकी लोग भी इसी उत्साह से कार्य करते भविष्य में सभी लोगों को, ताकि ये मौका मिले। फिरोजाबाद की 9 वर्षीय स्केटर वंशिका ने 450 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। बुलंद हौसले वाली वंशिका ने कड़ाके की ठंड में मात्र 6 दिन में ये यात्रा पूरी की है। शिकोहाबाद की निवासी और कक्षा 3 की छात्रा वंशिका ने प्रतिदिन करीब 70 किलोमीटर स्केटिंग की, जहां पिता शिवशंकर यादव सुरक्षा के लिए उनके पीछे कार से चल रहे थे। 5 वर्ष की उम्र में स्केटिंग सीखकर वे अपना सपना पूरा कर रही हैं और कि वह देश की बेटियों को मजबूत बनाए और स्केटिंग में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन भी करे। वंशिका की छुट्टियों में वैष्णो देवी दर्शन की योजना भी है। 4 साल से स्केटिंग करती हूँ और मेरा उद्देश्य है कि हमारी देश की बेटियाँ बड़ी होके मजबूत बने और ताकतवर रहे और मैं भी मेडल्स लाऊं देश के लिए और देश का नाम करूं और नेशनल्स गेम खेलूं। उद्देश्य मेरा था कि जो देश की बेटियां हैं वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े और इंडिपेंडेंट बने। दूसरा, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। और जो जोखिम तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जो हाईवे पे वाइट लाइन एज था, मैं वहाँ पे बच्चे को स्केटिंग करा रहा था, साइड से मैं कवर कर रहा था और जो भी अथॉरिटी थी उनका हमें सपोर्ट मिला था पूरा। मन में यह है कि बेटी मेरी देश के लिए अपने प्रदेश का नाम करे और आगे फील्ड में बढ़े। धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की पवित्रता बरकरार रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के 15 किलोमीटर के दायरे में अब नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 8 जनवरी से लागू हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से भी अहम है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। जिला प्रशासन ने एक कदम लगातार मिल रही शिकायतों और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उठाया है। शिकायत मिली थी कि राम मंदिर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज भोजन पहुंच रहा था, जबकि कुछ होटलों और होम स्टे में मांस और शराब परोसने की भी शिकायत आई थी। प्रशासन ने बताया कि प्रतिबंध केवल दुकानों या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा इस दायरे में होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे भी शामिल हैं। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतत निगरानी करेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखिए, स्विगी जोमेटो कुछ शिकायतें हमको मिल रही हैं कि जनपद अयोध्या में भगवान धाम का जो अयोध्या धाम है वहाँ पर जो होटलों में तो बनना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन जो ऑनलाइन डिलीवरी जैसे स्विगी जोमेटो हैं इनके माध्यम से जो है वहाँ पे जो भी पथिकार हैं वो मंगाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी होटल्स वहाँ पे स्थित हैं उन पे एक रिस्ट्रिक्शन हम डलवा दें कि यहाँ न तो जो है कोई मीट की चीज़ें या नॉनवेज बनेगा और न यहाँ डिलीवर होगा। वहीं अयोध्या में नॉनवेज पर लगे प्रतिबंध को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बनाए जा रहे तो ये नियम कितने विधि सम्मत है, कितने धर्म सम्मत है, कितने शास्त्र सम्मत है, इसको बताना पड़ेगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शैवों को खाना नहीं खाने देना चाहती, वैष्णवों को ही सिर्फ वहाँ खाना मिलेगा? ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करनी चाहिए। कहीं धार्मिक स्थलों पर मंदिरों के बगल में शराब की दुकान, मीट की दुकान नहीं रहती है
और उसमें अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और देश दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। तो एक सीमा का यह है कि सीमा के जहाँ पर मंदिर है उसके जहाँ पर पूजा पाठ होता है उसके बाहर ही कोई इस तरह के कोई उपयोग हो, उसके बीच में उपयोग न किया जाए। ये कदम अयोध्या में धार्मिक स्थल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब न केवल होटल और डिलीवरी कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा, बल्कि प्रशासन भी लगातार निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस पवित्र क्षेत्र में भोजन और आपूर्ति धार्मिक परंपराओं के अनुरूप हो। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने पर अखिलेश यादव ने इसे साजिश करार दिया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बिहार की हार की हताशा बताया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में कटे 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। सियासतदानों को चिंता इस बात की है कि एसआईआर में जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो कहीं उनके पारंपरिक वोटर तो नहीं है। लिहाजा एसआईआर के नाम पर सियासत काम पर जुटी नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर के मुद्दे पर आरोपों की बरसात की है। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बिहार की हार की हताशा करार देते हुए तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव जी बिहार जब से हार के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छे से इलाज करावें, 2027 में और बुरी हार हारने वाले हैं। बहुत संख्या उनके सदस्यों की सीमित होने वाली है, क्योंकि जनता को गुमराह करके एक बार तो चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं जीता जा सकता। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा जीते, महाराष्ट्र विधानसभा जीते, दिल्ली विधानसभा जीते, बिहार विधानसभा जीते, पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने जा रहे हैं। इसलिए 27 में यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे कमल खिलेगा। बहरहाल अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए छूटे हुए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है। वहीं अपात्र मतदाताओं का नाम आपत्ति लगाकर कटवाया भी जा सकता है। मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव से अपहृत युवती को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद कर लिया है। आरोपी पारस सोम को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर शनिवार को राजनीतिक घमासान हुआ। विपक्षी नेता सड़कों पर उतर आए और कपसाड़ कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। मेरठ और सहारनपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में युवती को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ भी कर रही है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस खास बुलेटिन में मेरा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।